दोस्तों इस समय एक जोक बहुत वायरल हो रहा है। एक दोस्त अपने दोस्त से पूछता है कि भाई शेयर बाजार में कितने पैसे लगाऊं कि 6 महीने में 1 करोड़ हो जाए। दोस्त का जवाब होता है कि 2 करोड़। जी हाँ दोस्तों, पिछले 6 महीने में इस बाजार की जो धुलाई पिटाई हुई है, 2 करोड़ का तो 1 करोड़ ही बनता है। खैर ये तो बात हुई जोक की, लेकिन शेयर बाजार म्यूचुअल फंड में लाखों लोग करोड़पति बनने का सपना लिए इन्वेस्ट करते हैं। क्या हो, आप एक मोटा अमाउंट इन्वेस्ट करो और अगले 6 महीने में 6-7 लाख रुपए डूब जाएं तो आप क्या करोगे। एक ऐसा ही पोर्टफोलियो आया है मेरे पास अशोक विशाल जी का, जो महाराष्ट्र पुणे से आते हैं। इन्होंने एक ऐसे समय पे इस बाजार में मोटा पैसा इन्वेस्ट किया जिससे इनका पोर्टफोलियो लगभग 7 लाख माइनस में चला गया। किस समय इन्वेस्ट किया, किस फंड में इन्वेस्ट किया, कितना इन्वेस्ट किया, जाहिर सी बात है 7 लाख का लॉस है तो इन्वेस्टेड अमाउंट बड़ा होगा। तो कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया, किस गोल के लिए इन्वेस्ट किया, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर मैं अशोक विशाल जी की जगह होता तो इतने मोटे अमाउंट को कैसे इन्वेस्ट करता, किस फंड में इन्वेस्ट करता, किस तरह के पोर्टफोलियो बनाता, किस समय इन्वेस्ट करता, कितना एसआईपी करता, कितना लमसम करता, और वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो मैं नहीं करता जो कि अशोक जी ने किया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिमन्यु और स्वागत है आप सभी का मिशन वंसियार में। दोस्तों मैं एमपी द्वारा रजिस्टर्ड एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। इसके साथ साथ पिछले कुछ सालों से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं। मेरा एक छोटा सा 14 लाख का पोर्टफोलियो है। छोटा सा इसलिए बोल रहा हूं कि अशोक जी के पोर्टफोलियो के आगे कुछ भी नहीं है। खैर आपकी भी लाइफ में कुछ इस तरह का मिशन है, सपना है, तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके इस मिशन वंसियार की जर्नी से जुड़ जाइए। आइए साथ में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए मैं आपको सीधे स्क्रीन पे लेके चलता हूं और देखते हैं अशोक जी से व्हाट्सएप पे मेरी क्या बातचीत हुई है। सारी चीज़ें आपके सामने रखता हूं, इनका फंड्स, पोर्टफोलियो और सब कुछ। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं अपने व्हाट्सएप स्क्रीन पे और सबसे पहले मैसेज आता है अशोक जी का कि सर मेरा भी मिशन वंसियार है। मैंने इनसे सवाल किया कि आपकी एज कितनी है, कहते हैं 40 ईयर। मैंने इनका पोर्टफोलियो देखा और कहा सर आप तो पहले से ही करोड़पति लग रहे हैं, हंसने वाली इमोजी के साथ। ये भी उधर से हंस पड़े। फिर मैंने इनसे पूछा आप कहाँ से हैं, कहते हैं पुणे महाराष्ट्र से। मैंने पूछा कब से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इन्होंने अपना यहाँ पे ये चार्ट भेजा हुआ है जिसमें अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कब से और कितना इन्होंने इन्वेस्ट किया। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मैं ओनली डीप बाइंग स्ट्रेटेजी, यानी एसआईपी नहीं करते हैं, हर गिरावट में कुछ लमसम इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, आगे मैंने पूछा कब से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वही कहते हैं जुलाई से स्टार्ट किया है। मैंने कहा हाँ, और मार्केट हाई पे ज़्यादा पैसा लगा दिए हैं। खैर ज़्यादा लॉस नहीं है, 8% कुछ भी नहीं होता है। मैंने इनसे पूछा फंड्स आपने खुद से लिए हैं या किसी से पूछा है, तो कहते हैं कि आपके वीडियो देखे। मैंने इनसे कहा कि सर मैं सेक्टरल फंड में इन्वेस्ट करने को तो नहीं बोलता। खैर आगे ये कहते हैं कि 1 CR इन्वेस्ट करने के बाद 25 लाख मेरे को ETF में भी इन्वेस्ट करना है, यानी इनको खुद 1 करोड़ तो इन्वेस्ट करना है। कितना पैसा बनेगा, कब तक इन्वेस्ट करना है, वो सारी चीज़ें तो अभी आपको समझ में आएगी, पर ये समझिए इनको 1 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करना है, जिसमें से कितना इन्वेस्ट कर दिया है वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। मैंने कहा बहुत बढ़िया सर, इस पोर्टफोलियो को कितने साल तक होल्ड करेंगे, तो ये कहते हैं 18 साल तक, और अभी मेरा लड़का 1 साल का है, उसको गिफ्ट करने वाला हूँ। यानी इनका लड़का 1 साल का है, जब वो 18 साल का होगा तो आज जो 1 करोड़ इन्होंने इन्वेस्ट किया है उसकी जो वैल्यू होगी उसको ये गिफ्ट करेंगे। बहुत बड़ी सोच है। मैंने कहा वाओ सर यू आर ग्रेट। ये कहते हैं थैंक यू। मैंने कहा कि सर 1 करोड़ को 18 साल इन्वेस्टेड छोड़ दिया, जिस पर अगर 15% का रिटर्न मिला तो ये 12 करोड़ बन सकता है। इनका जवाब होता है हो सकता है 12,000 भी हो जाए, क्योंकि म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मैंने कहा बात तो आपकी ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में 15% रिटर्न की उम्मीद तो की ही जा सकती है, इतना तो भरोसा है अपने इंडिया की ग्रोथ में। तो कहते हैं कि हाँ सर ये तो है, इट्स माय इंडिया। मैंने इनसे पूछा आप क्या करते हैं, तो ये कहते हैं मैं जॉब करता हूँ हुंडई चकान पुणे प्लांट में। ठीक है, इनसे फिर मेरी बात हुई पोर्टफोलियो पे वीडियो बनाने के लिए, जिससे आप जैसे बहुत सारे लोगों को हेल्प मिल सके कि एक नया इन्वेस्टर इस बाज़ार में जब आता है तो किस तरह की गलतियां करता है, किस तरह के फंड सेलेक्ट करता है और बड़ा अमाउंट गलत समय पे इन्वेस्ट कर देता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं इनका पोर्टफोलियो और कितने का लॉस हो रहा है और अभी क्या हालात है और कब इन्होंने किस समय कितना पैसा इन्वेस्ट किया। अच्छा, पोर्टफोलियो दिखाने से पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं कि इन्होंने कब इन्वेस्टिंग स्टार्ट की और किस किस महीने इन्होंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जुलाई मंथ में इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया 14 लाख रुपये, 14,20,000 रुपये इनका फर्स्ट इन्वेस्टमेंट था जुलाई में। अगले महीने अगस्त में भी इन्होंने लगभग 23 लाख रुपये इन्वेस्ट कर दिया। सितंबर तक बाजार बढ़ता रहा, इनका प्रॉफिट भी बढ़ रहा होगा, जाहिर सी बात इन्वेस्टेड अमाउंट अच्छा था तो ठीक ठाक प्रॉफिट भी दिख रहा होगा। ये थोड़े कॉन्फिडेंस में आए और सितंबर मंथ में इन्होंने फिर से लगभग 11 लाख रुपये, 11,20,000 इन्वेस्ट कर दिया। 24 यानी सितंबर मंथ तक तो ओवरऑल सब कुछ ठीक था, इनका पोर्टफोलियो भी बढ़िया तेज़ी से ग्रो कर रहा होगा। लेकिन सितंबर से अक्टूबर तक आते आते बाज़ार में ठीक ठाक गिरावट हुआ होगा और इन्होंने सोचा होगा कि चलो ठीक ठाक
करेक्शन हो गया, यहाँ पे एक और बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं अक्टूबर में इन्होंने 21,73,000 रुपये फिर से इन्वेस्ट कर दिया। अब खेल शुरू होता है यहाँ से। मैक्सिमम इनका पैसा अक्टूबर तक इन्वेस्ट हो गया और अक्टूबर तक कुछ भी गिरावट नहीं हुई थी, आपको भी पता है। तो आप देख सकते हैं नवंबर में ठीक ठाक गिरावट हुई, लेकिन इन्होंने यहाँ पे काफ़ी कम पैसा इन्वेस्ट किया, 13,000 के आसपास। फिर दिसंबर में 10,000 और जनवरी में भी इन्होंने लगभग 16,000 इन्वेस्ट किया है और फरवरी में लगभग 19,000 के आसपास। यानी अक्टूबर तक तो इनका लगभग ऑलमोस्ट पैसा ख़त्म हो चुका था। और जब सबसे बड़ी गिरावट आई नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक जो गिरावट चली, इस बीच इन्होंने कोई बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि ऊपर की लेवल में इनका पैसा शायद ख़त्म हो चुका था। हालांकि इनको अभी और अमाउंट इन्वेस्ट करना है। 76 लाख तो इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है, लगभग 24-25 लाख रुपए इनको और यहाँ इन्वेस्ट करना है। तो सबसे पहले नज़र डालें इनके फंड्स पे, तो आप देख सकते हैं व्हाइट ओके कैपिटल फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड में इन्होंने 7,62,000 इन्वेस्ट कर दिया है, जो अभी 7,48,000 करंट वैल्यू है। इसी तरह से आप सारे फंड देख सकते हैं, हर एक फंड में इन्होंने 7,61,000 के आसपास इन्वेस्ट किया है। अगला फंड है मोतीलाल ओसवाल मैन्युफैक्चर फंड है, ये भी सेक्टरल फंड है। ICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट फंड, ये भी आपका सेक्टरल फंड ही है। अगला फंड है एक्सिस स्मॉल कैप, एक्सिस मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप, टाटा डिजिटल इंडिया फंड, ये भी एक सेक्टरल फंड है। इसके अलावा इनके पास निपोन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड है, ये भी सेक्टरल फंड है। क्वांट स्मॉल कैप डायरेक्ट फंड है। तो इस तरह के इनके पोर्टफोलियो में जो 9-10 फंड हैं, उसमें से 5 फंड सेक्टरल फंड है, जो कि किसी भी तरह से जायज़ नहीं है, सही नहीं है। सेक्टरल फंड में हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, खास करके उस सेक्टर में जिसका हमें कुछ भी अता पता नहीं हो। हमारे पोर्टफोलियो में मैक्सिमम 1 या 2 सेक्टरल फंड हो सकते हैं, और वो भी वो फंड हो सकते हैं जिस सेक्टर के बारे में हम गहरा नॉलेज रखते हैं, गहरा पकड़ रखते हैं। ये खुद ऑटो सेक्टर में काम करते हैं, तो उस सेक्टर के किसी फंड में इन्वेस्ट करते तो भी समझ में आता, लेकिन इन्होंने कोई सेक्टर नहीं छोड़ा। सेक्टरल फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा रिस्क ये है कि कोई सेक्टर सालों साल नहीं चलता है और कोई 6 महीने में ही आपको बम्पर रिटर्न दे देगा। तो इनके पोर्टफोलियो के साथ होगा ये कि इन 5 सेक्टर फंड में से 1-2 तो बहुत ही आउट परफॉर्म करेंगे, लेकिन बाकी 3-4 बहुत खराब कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इस तरह का तो बिल्कुल पोर्टफोलियो नहीं बनाना चाहिए। किस तरह बनाना चाहिए, किस तरह के कितने फंड लेना चाहिए, वो मैं आगे आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए मैं आप दिखाता हूँ कि इनके पोर्टफोलियो में अभी तक कितना लॉस हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका इन्वेस्टेड अमाउंट है 76,14,623 के आसपास। अभी करंट वैल्यू आप देख सकते हैं जो है 69,64,430। लॉस की बात करें तो फिलहाल करंट जो लॉस हो रहा है 6,50,000 के आसपास, 8.5% का। लास्ट डे जो रिकवरी हुई है उससे इनका पोर्टफोलियो थोड़ा ऊपर आया है, नहीं तो ये लॉस 7 लाख रुपए से भी ज़्यादा था। देखिए, अक्सर मैं कहता हूं कि हम सब अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट हो सकते हैं, लेकिन हर एक फील्ड के एक्सपर्ट हों ये ज़रूरी नहीं है। और वही चीज़ यहाँ पे हुआ है। जिस हिसाब से इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, मोटा पैसा इन्वेस्ट किया है, जाहिर सी बात है अच्छे पोस्ट पे होंगे, अच्छी इनकी इनकम होगी, सब कुछ बढ़िया होगा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कई सारी गलतियाँ कर दी है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि किसी सेक्टर का, किसी चीज़ का, किसी फील्ड का नॉलेज नहीं है तो उस सेक्टर में जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं उनका हेल्प लेने से बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए। यहाँ पर अगर ये किसी अच्छे एडवाइज़र से मिलते, उसकी सलाह लेते, समझते, तो मेरे ख्याल से सबसे पहली बात तो ये होती कि इनका सारा पैसा एक ऊपर के लेवल में इन्वेस्ट नहीं होता। दूसरी बात, इस तरह के गलत फंड में भी नहीं फंसते। चलिए अब मैं बताता हूँ कि इनकी जगह मैं होता तो क्या करता। मुझे उम्मीद है कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बता दिया होगा कि अगर आप अशोक जी की जगह होते तो किस तरह से इन्वेस्ट करते। चलिए अब मैं बताता हूँ कि मैं अशोक जी की जगह होता तो कैसे इस पैसे को इन्वेस्ट करता, किस फंड में इन्वेस्ट करता, खास करके जब इतना लंबा समय होता तो किस तरह का पोर्टफोलियो बनाता। सबसे पहले 76 लाख रुपए को मैं 2 भागों में डिवाइड करता, 38 लाख रुपए को लमसम इन्वेस्ट कर देता, ज़्यादा नहीं देखता बाजार ऊपर है नीचे है। बाकी बचे 50% अमाउंट यानी 38 लाख रुपए को 12 भागों में SIP में स्प्लिट करता और हर महीने यानी अगले 1 सालों में उसको इन्वेस्ट करता। ये काम करने के बाद मेरे साथ 2 चीज़ें होंगी, या तो बाजार यहाँ से ऊपर जाता या नीचे जाता। अगर बाजार यहाँ से ऊपर जाता तो 38 लाख रुपए पे मेरे को प्रॉफिट होना शुरू हो जाता। अगर बाजार यहाँ से नीचे जाता तो हर महीने एक बड़ा अमाउंट SIP के रूप में मेरी जा रही है, वहाँ पे मेरी NAV भी एवरेज होती। लमसम अमाउंट जहाँ पे मैंने इन्वेस्ट किया है बाजार वहाँ से ज़्यादा गिर जाता तो मैं अपनी SIP अमाउंट या तो बढ़ा देता या फिर से कुछ और लमसम इन्वेस्ट करके जल्द से जल्द अपने पैसे को इन्वेस्ट करता। जुलाई में अशोक जी ने अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट की और अक्टूबर आते आते इन्होंने लगभग सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए। अगर इस स्ट्रेटजी से वो इन्वेस्ट करते तो डीप में इन्वेस्ट करने के लिए इनके पास ठीक ठाक पैसे होते। खैर, जुलाई में जब इन्होंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया,
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में काफ़ी तेज़ी हुई थी बाजार में और इनका पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट में भी गया होगा। तो हो सकता है ये प्रॉफिट देख के नए इन्वेस्टर थे सारे पैसे वहाँ पे लगा दिए हों। लेकिन 26 सितंबर के बाद बाजार में लगातार गिरावट हुआ, इनका पोर्टफोलियो माइनस में गया और अभी जो आपको 7-8% का माइनस दिख रहा है, ये कम से कम 10-12% माइनस तो होगा ही। पिछले कुछ दिनों में बाजार में रिकवरी आई है, उसके बाद इनका लॉस अभी आपको 6-7 लाख का दिख रहा है। खैर, कितना भी सीख लें, समझ लें, पढ़ लें, लेकिन जब तक बाजार नहीं सिखाता है तब तक समझ में नहीं आता है। और जो लोग बाजार के सिखाने पे भी नहीं सीखते वो कभी भी पैसा नहीं बना पाते। चलिए बात करते हैं कि अशोक जी की जगह मैं होता तो किस तरह के फंड सेलेक्ट करता, किस तरह का पोर्टफोलियो बनाता। अगर मेरे पास इतना लंबा समय होता तो मैं 3 स्मॉल कैप लेता, 2 मिड कैप लेता, 1 फ्लेक्सी कैप और 1 मल्टी कैप फंड लेता। इसके अलावा और कोई फंड नहीं लेता और ना ही किसी सेक्टरल फंड में इन्वेस्ट करता। जो 3 स्मॉल कैप फंड है, हाई रिस्क हो जाता, वोलेटाइल रहता पोर्टफोलियो, लेकिन लॉन्ग टर्म में मेरे को सबसे ज़्यादा रिटर्न यही 3 फंड देते। हालांकि अशोक जी ने भी 3 स्मॉल कैप लिया हुआ है, लेकिन इसके साथ इन्होंने कई सारे सेक्टरल फंड लिया हुआ है जो कि आपने देखा। जो 2 मिड कैप में लेता वो भी ठीक ठाक रिटर्न देते हैं और इसके अलावा जो मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप है, इनमें लगभग लार्ज कैप का एलोकेशन ज़्यादा होता। तो यानी स्मॉल कैप भी आ गया, मिड कैप भी आ गया और कुछ लार्ज कैप में भी एलोकेशन बढ़ गया। इस तरह से मैं अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करता। हालांकि ये काफ़ी रिस्की पोर्टफोलियो माना जाएगा क्योंकि इसमें कोई इंडेक्स फंड नहीं है, कोई लार्ज कैप नहीं है, तो इसलिए काफ़ी हाई रिस्क वाला पोर्टफोलियो हो जाता है, लेकिन यहाँ पर रिटर्न भी आपका बढ़ जाता है। इस तरह के पोर्टफोलियो में खास करके जब इतना लंबा समय हो तो आप 15 से 18% का रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। मेरी तरह अशोक जी के पोर्टफोलियो पे आपका अपना व्यू क्या है, आप उन्हें क्या सलाह देंगे, कमेंट बॉक्स में आप उन्हें बता सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने पोर्टफोलियो से रिलेटेड कुछ भी पूछना है, जानना है, समझना है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे बिल्कुल फ्री में संपर्क कर सकते हैं। बस आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके इस मिशन NCR की जर्नी से जुड़ जाना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। आपका कोई भी सवाल सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को अपने और यार दोस्त रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिए। जल्दी ही मिलेंगे एक और मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।